चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने मेटल नॉन मेटल का बॉन्डिंग देखा था, है ना। आयनिक बॉन्डिंग कि मेटल आर द वन विच लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स कैटायन, एंड नॉन मेटल्स आर द वन विच गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड बिकम एनायन। कैटायन और एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड दे विल फॉर्म अ कंपाउंड। द कंपाउंड फॉर्म्ड इज नोन एज आयनिक कंपाउंड एंड द बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। सुन रहे हैं? कुछ एग्जाम्पल देखा था हमने, NaCl, MgCl2, MgO, K2O, और ये 6 प्रॉपर्टीज देखी थी हमने कि जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो आयंस के बने होंगे, ये सॉलिड्स होंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, है ना। ये एक पोलार सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकते हैं, राइट। और एक अच्छे कंडक्टर्स होंगे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन द मॉल्टन या फिर इन द एक्वा स्टेट, नॉट इन द सॉलिड स्टेट। तो ये 6 पॉइंट्स हम याद रखेंगे इनके प्रॉपर्टीज के। इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज, ठीक है। नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था कि मेटल्स हमें कहां से मिलते हैं, इनका अक्रेंस क्या है। तो दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ओर्स। जितने भी नेचर में वो कंबाइंड फॉर्म में होते हैं उनको सबको मिनरल्स बोलते हैं, बट जिससे प्रॉफिटेबली कन्वीनियंटली हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उनको हम ओर्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो हमने जैसे एग्जांपल देखा था कि ओर्स आपके ऑक्साइड हो सकते हैं, ओर्स कैन बी सल्फाइड, ओर्स कैन बी हालाइड्स, और कैन बी कार्बोनेट, है ना। तो हमने कुछ एलिमेंट्स के और भी देखे थे, जैसे कि एल्यूमिनियम का और आयरन का और क्या होता है। तो हम इससे आयरन को एक्सट्रैक्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं हेमेटाइट से। वैसे बॉक्साइट का और है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मतलब एल्यूमिनियम का और है बॉक्साइट, जिसका केमिकल नेम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बॉक्साइट इज द कॉमन नेम, ठीक है। ऐसे ही हमने अलग अलग एलिमेंट्स के, अलग अलग मेटल्स के और देखे थे। तो और क्या है? और आर द मिनरल्स। और मिनरल्स ही होते हैं, बट इनसे मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए हम ओर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो अपने भी लाइन देखी थी ना कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर, कि हम सारे मिनरल से प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, मेटल को बाहर नहीं निकाल सकते, है ना। जिनसे निकाल सकते हैं उन्हीं को ओर बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए, हमने यहां पे एंड किया था कि जो प्रोसेस से हम मेटल को बाहर निकालेंगे उस प्रोसेस का नाम है मेटलर्जी। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल फ्रॉम देयर ओर्स, और फिर उसको रिफाइन करके यूज करना, है ना। अगर मुझे आयरन की ब्रिज बनानी तो पहले आयरन को निकालना पड़ेगा उसके ओर से, तभी आप आयरन को यूज कर पाओगे। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी, है ना। हमने ये 4 पॉइंट्स देखे थे और यहीं पे एंड की थी लास्ट क्लास हमने, कि पहले हम ओर को अच्छे से क्रश और ग्राइंड करेंगे, फिर ओर को साफ करेंगे, फिर ओर में से अपने मेटल को बाहर निकालेंगे और फिर मेटल को साफ करेंगे। समझ गए? पहले ओर को तोड़ना है, साफ करना है, मेटल को निकालना है, फिर मेटल को साफ करना है। ये 4 प्रोसेस है, ये 4 स्टेप्स है बोल सकते हैं, ठीक है। जिसमें अपन सबसे पहले स्टेप करेंगे क्रशिंग ग्राइंडिंग, जो कि सिंपल है कि मोस्ट ऑफ द ओर्स इन नेचर अकर्स एज बिग रॉक्स, है ना। बड़े बड़े पत्थर जैसे होंगे ये, तो उनमें आप रिएक्शन करके अलग नहीं कर पाओगे। तो हम क्या करते हैं, उन बड़े बड़े पत्थरों को बारीक बारीक पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं बाय क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। उनके लिए बॉल मिल्स होती हैं, कि बड़ी बड़ी बॉल होती हैं, उससे जाकर के वो पत्थर को हिट करते हैं तो वो पत्थर टूटते जाते हैं, ठीक है। तो क्रशर्स होते हैं बड़े बड़े, तो दे आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ क्रशर्स। एक बार वो हो गया तो इसका काम बेसिकली क्रशिंग ग्राइंडिंग हम इसलिए करते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ जाए। सरफेस एरिया अगर बढ़ जाता है तो रिएक्शन फास्टर हो जाता है, ठीक है। सेकेंड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि ओर को साफ करना, ठीक है। ओर को साफ करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हम कौन सा तरीका कब यूज करेंगे वो डिपेंड करेगा कि ओर कैसा है। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि हर मेथड को सब ओर में लगाना है, या एक ही मेथड से सारे ओर साफ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जैसे आप लोगों ने 9th में एक टॉपिक पढ़ा था मिक्सचर्स को सेपरेट करने वाला, तो हर अगर मिक्सचर्स को सेपरेट करने की अलग टेक्निक होती है। जैसे अगर आपको पता है कि उस मिक्सचर में आयरन है और बाकी सारी चीजें नॉन मैग्नेटिक है, तो आप क्या करोगे, मैग्नेटिक सेपरेशन से उनको अलग करोगे। ठीक है, आपको पता है कि मैग्नेट से आयरन अलग हो जाएगा और बाकी चीजें वहीं रह जाएंगी। कोई ऐसी चीज है जो सबलाइम होती है, तो आप उसमें सब्लिमेशन करके उसको अलग करते थे। तो वहां पे अलग अलग तरीके होते थे मिक्सचर्स को सेपरेट आउट करने के। इन द सेम वे यहाँ अलग अलग तरीके हैं ओट्स को साफ करने के।
डिपेंडिंग अपॉन इम्प्योरिटी का नेचर कैसा है। इम्प्योरिटी अगर हल्की है तो पानी से वॉश कर देंगे तो वो बह जाएगी, है ना। तो अलग अलग टेक्निक यूज करेंगे अपन ओर को साफ करने के लिए। पर ये नहीं कि जितनी टेक्निक्स है वो एक ही ओर में सारी टेक्निक लगाएंगे, नहीं। कोई एक पर्टिकुलर टेक्निक से एक पर्टिकुलर टाइप का ओर साफ हो जाएगा। क्लियर है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है? द ओर्स आर यूजुअली फाउंड मिक्स अप विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ नॉन मेटालिक इंप्योरिटी ऑफ सैंड, रॉकी मटेरियल्स। क्योंकि सब आपको कहां से मिला? नेचर, अर्थ से ही मिला है। तो अर्दी इंप्योरिटीज होंगी, सैंड होगा, रॉक होगा, ये सारी इंप्योरिटी भी आपके ओर के साथ अटैच्ड होगी, जिसको हमने क्या नाम दिया था? गैंग पार्टिकल्स। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड इंप्योरिटी यानी कि गैंग फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन यानी कि आपको अपने ओर को साफ करना है, ओर को एनरिच करना है, साफ करना है। ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ओर कैसा है या इंप्योरिटी कैसी है, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जैसे पहला मेथड होता है वॉशिंग विथ वाटर। इट इज बेस्ड अपॉन डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑफ ओर एंड द गैंग पार्टिकल। मतलब एक कोई भारी है, दूसरा कोई हल्का है, पानी मारने से हल्का वाला पानी के साथ बह जाएगा, भारी वाला वहीं रह जाएगा। द लाइटर इंप्योरिटीज, देखो इंप्योरिटीज क्या है? लाइटर है, यानी कि और भारी है। तो लाइटर इंप्योरिटीज आर वॉश्ड अवे विथ वाटर while the heavier ore particles are left behind। तो आप वाटर वाइट मतलब वाटर से वॉश किए तो लाइटर इंप्योरिटी पानी के साथ बह गई और हेवियर ओर पार्टिकल वहीं रह गया। इस तरीके से हमने अपने ओर में से इंप्योरिटी यानी गैंग पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया। ठीक है। तो ये तब यूज करेंगे जब ओर और गैंग के बीच में डेंसिटी का डिफरेंस है, एक हल्का है, दूसरा भारी है। सेकेंड होता है फ्रोथ फ्लोटेशन। ये जनरली हम सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आपका आयरन सल्फाइड, मर्क्यूरी वाला सल्फाइड। आपको याद है हमने जो ओर देखा था, मर्क्यूरी का ओर का सल्फाइड ओर ही था, देखना। मर्क्यूरी का ओर क्या था? सिनेबार, एक सल्फाइड ओर होता है ना। आयरन के भी सल्फाइड ओर होते हैं, और ये सब आपके सल्फाइड ओर्स तो हैं। सुन रहे हैं? तो फ्रोथ फ्लोटेशन का मतलब क्या होता है, अपन परफॉर्म कैसे करते हैं? एक सेटअप देखना यहाँ पे साइड में बना हुआ है। फ्रोथ मतलब झाग होता है, लेदर। आप अगर पानी में तेल मिला करके उस पानी को बहुत जोर से स्टर करोगे, हिलाओगे पानी को, तो उसमें झाग बन जाएगा। कभी ऑब्जर्व किए? हमारे सोप में भी तो ऑयल वगैरह सब होता है ना। ठीक है। तो ऑयल और पानी मिला करके आप उसको थोड़ा सा स्टर कर दो तो उसमें झाग आ जाता है। तो यही प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं अपन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में। क्या करते हैं अपन? किस प्रिंसिपल में बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन द वेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ओर एंड गैंग पार्टिकल विथ वाटर एंड ऑयल। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स। इन दिस मेथड पाउडर्ड ओर इज मिक्स्ड विथ वाटर। पहले हम अपने ओर को पानी के साथ मिक्स कर देंगे इन अ लार्ज टैंक, देन सम ऑयल इज एडेड। कुछ तेल डालेंगे, ऑयल डालेंगे। द सल्फाइड ओर्स आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय द पाइन ऑयल। पाइन ऑयल डाल रहे हैं, और ये क्या करता है ना, सल्फाइड ओर ऑयल के साथ मिक्स होता है ज्यादा, और जो उसका गैंग पार्टिकल होगा वो पानी के साथ मिक्स होगा। तो सल्फाइड ओर्स आर प्रेफरेंशियली वेटेड बाय द पाइन ऑयल while the gang particles are wetted with water। तो अपन ने ऊपर क्या लिखा है कि किस डिफरेंस में अपन ने ये प्रोसेस कर रहे हैं, कि दोनों का वेटिंग प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। एक पानी से गीला हो रहा है, एक ऑयल से गीला हो रहा है। तो जो ऑयल से गीला हो रहा है ना, जब आप स्टर करोगे तो वो झाग के साथ गैंग पार्टिकल्स भी ऊपर आ जाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? द वाटर इज एजिटेटेड। एजिटेटेड मतलब आपने ऊपर से एक फ्रोथ फॉर्म करने के लिए, झाग बनाने के लिए वाटर को क्या किया? एजिटेट किया, मिक्स किया। ठीक है। द वाटर इज एजिटेटेड टू फॉर्म द फ्रोथ। ठीक है। झाग जैसे ही बनेगा, द फ्रोथ कैरीज लाइटर और पार्टिकल्स अलोंग विथ इट टू द सरफेस। तो और क्या करेगा? उस जितने भी सल्फाइड ओर्स हैं, ऑयल क्या करेगा? उनको झाग के साथ ऊपर ले आएगा। तो ये जो आप जितना भी झाग देख रहे हैं, इसके साथ क्या है यहाँ पे? और पानी के साथ नीचे क्या है? देखो इंप्योरिटी आपको दिख रही ग्रीन कलर की, वो इंप्योरिटी पानी के साथ मिक्स हो गई, और आपका और जो है वो ऑयल के साथ मिक्स होकर झाग बन के ऊपर आ गया। तो मतलब सल्फाइड और की ये प्रॉपर्टी होती है कि सल्फाइड और ऑयल के साथ मिक्स हो जाता है, पानी के साथ मिक्स नहीं होता। तो द हेवियर इंप्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड इन वाटर एंड सेटल डाउन एट द बॉटम।
समझ रहे हैं? तो अगर आपके पास सल्फाइड ओर है इस टाइप के, तो उसको क्लीन करने के लिए अपन ये प्रोसेस यूज करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है। एक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, ये तो मेरे ख्याल से डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा। अपन इसको तब यूज करेंगे जब आपके मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अलग अलग होगी ओर की और गैंग की। लेट्स से ओर आपका मैग्नेटिक होगा और गैंग नॉन मैग्नेटिक है, मतलब गैंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट बट ओर इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। एम आई क्लियर? ओर इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट और गैंग यानी कि इंप्योरिटीज आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, या उल्टा भी हो सकता है कि गैंग इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट एंड ओर इज नॉट अट्रैक्ट। हमको तो दोनों को अलग करना है ना, तो कोई एक ऐसा होना चाहिए जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए और दूसरा मैग्नेट से अट्रैक्ट ना हो। हमने एक कन्वेयर बेल्ट लिया, कन्वेयर बेल्ट मतलब दो व्हील्स लगी हैं, उनके बीच में एक बेल्ट है। जैसे आप लोग आटा चक्की जाते होगे, वहां पे भी इस टाइप की मशीनें होती है जिसमें से बेल्ट लगे रहते हैं, उसको कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं। ठीक है। उस बेल्ट में ऊपर से अपन ओर डाल रहे हैं जिसको अपन ने क्रश किया था, कंसंट्रेशन करने के लिए तो डाल रहे हैं ना। तो क्रश्ड ओर को हमने यहां डाल दिया। अब ये ओर यहां से घूमेगा, ये जो व्हील है ना ये मैग्नेटिक व्हील है, यानी ये मैग्नेट की बनी हुई है। तो यहां आने के बाद जब ये कन्वेयर बेल्ट उल्टा होगा, यहां पे होगा, तो सब पार्टिकल नीचे गिरने चाहिए। तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल होगा ना वो मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाएगा, वो आगे आ जाएगा और नॉन मैग्नेटिक वहीं गिर जाएगा। समझ में आ रही बात? और वो भी गिरेगा, पर कहां आके गिरेगा? जब ये व्हील्स से वो थोड़ा दूर आ जाएगा तो वो थोड़ा दूर आके गिरेगा। तो नॉन मैग्नेटिक पहले गिर गए और मैग्नेटिक वाले यहां तक चिपके रहे और फिर नीचे गिर गए। देखिए अब आगे जाएगा कन्वेयर बेल्ट, तो ये इसको अट्रैक्ट हो ना कर पाएगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? तो इस तरीके से एक मैग्नेटिक और एक नॉन मैग्नेटिक ओर या पार्टिकल को आप गैंग पार्टिकल को अलग कर सकते हो। ठीक है। द ओर विच आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटीज विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। तो यहां पे क्या मान रहा है कि ओर मैग्नेटिक है और इंप्योरिटीज जो है वो नॉन मैग्नेटिक है। तो दीज आर इंप्योरिटीज एंड दीज आर ओर। ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक सेपरेशन हुआ। एक होता है केमिकल मीन्स। केमिकल मीन्स में जनरली हम बॉक्साइट को केमिकल मीन से सेपरेट आउट करते हैं, यानी कि उसके इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं। वो कैसे करते हैं? उस प्रोसेस का नाम लीचिंग होता है। द प्रोसेस इज नोन एज लीचिंग। कहीं लिखा हुआ दिख रहा है क्या? चलो रीड करते हैं। द हाँ, द केमिकल मेथड यूज फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज कॉल्ड लीचिंग। देखो इसके पहले जितने ही मेथड थे सब फिजिकल मेथड्स थे, कहीं भी हमने कोई केमिकल यूज नहीं किया, है ना। वो तेल भी जो डाले उससे तो बस झाग आया ना, रिएक्शन थोड़ी ना हो रहा है कुछ। ना मैग्नेटिक सेपरेशन में कुछ रिएक्शन हो रहा है, ना पानी से धोने में कुछ रिएक्शन हो रहा है, ना ही फ्रोथ फ्लोटेशन में कुछ रिएक्शन हो रहा था। बट अब जो हमारा प्रोसेस है ना ये प्रॉपर केमिकल मेथड है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन होने वाला है। मान लीजिए आपके इंप्यूरिटीज पानी में या किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते होंगे और आपका और डिसॉल्व हो जाता होगा, तो भी तो हम यूज कर सकते हैं ना सेपरेट आउट करने के लिए। तो यहां वही प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। द केमिकल मेथड का नाम है लीचिंग। इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल एंड द इंप्योरिटी। केमिकली मेटल थोड़ा अलग है, केमिकली इंप्योरिटी थोड़ी अलग है, तो केमिकल प्रॉपर्टी यूज करके दोनों को अलग किया जा सकता है। इन दिस मेथड पाउडर ओर इज ट्रीटेड विद सर्टेन केमिकल रिएजेंट। हम अपने पाउडर्ड ओर को, वही क्रश्ड और ग्राइंडेड ओर को किसी केमिकल से ट्रीट करेंगे। ठीक है। वो केमिकल में हो सकता है ओर सॉल्युबल हो बट इंप्योरिटीज सॉल्युबल ना हो, तो फिल्टर करके अलग कर लेंगे। समझे क्या? पर एक ड्रॉबैक है कि आपका जो ओर है वो तो डिसॉल्व हो चुका है ना, फिर उस ओर को वापस बाहर निकालना पड़ेगा, प्रेसिपिटेट कराना पड़ेगा। तो इंप्योरिटीज इनसॉल्युबल हो और ओर सॉल्युबल हो, द इंप्योरिटीज लेफ्ट अनडिसॉल्व्ड आर रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। ये तो क्लियर हुआ, इंप्योरिटी तो हट गई। अब अपन अपने ओर को वापस सॉलिड फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि वो तो डिसॉल्व हो चुका है ना। मतलब हमने ऐसा कुछ केमिकल डालना है जिसमें ओर डिसॉल्व हो जाए, इंप्योरिटी डिसॉल्व ना हो। ऐसा करने के बाद फिल्टर करके इंप्योरिटी अलग कर देंगे। अब अपन और कुछ मेथड करके अपने ओर को वापस निकालेंगे। ठीक है। तो ये मेथड हम जनरली बॉक्साइट ओर के लिए करते हैं, जो एल्यूमिनियम का ओर है, दैट इज Al2O3। Al2O3 इज द ओर ऑफ बॉक्स एल्यूमिनियम। बॉक्साइट उसका नाम है, एल्यूमिनियम का वो ओर है जिससे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या करेंगे? देखो प्रोसेस का नाम है बेयर्स प्रोसेस। एल्यूमिनियम के लिए, स्पेशली एल्यूमिनियम के लिए नाम है बेयर्स प्रोसेस। ऐसे क्या नाम है? लीचिंग।
सबके लिए जो भी केमिकल मेथड यूज करोगे लीचिंग बोलोगे, स्पेशली एल्यूमिनियम के लिए क्या है, बेयर्स प्रोसेस। तो क्या हो रहा है इसमें, द फाइनली डिवाइडेड ओर, जो हमने ओर को फाइनली डिवाइड किया था, बारीक कर दिया था, उसको हमने हॉट NaOH के साथ ट्रीट करवाया। हॉट NaOH, आपने ये रिएक्शन अपन पहले पढ़े हैं, Al2O3 तो वही होता है ना, एम्फोट्रिक। ZNO एंड Al2O3 दो ऑक्साइड्स मैंने याद रखने बोले थे आपको। दो मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक भी, उसमें Al2O3 एक है ना। तो ये रिएक्शन अपन पहले भी देखे हैं, दिखाओगे रिएक्शन कहां पे था, मेटालिक ऑक्साइड्स, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बोले थे, बट हमने फिर बाद में बोला था कि कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स होते हैं, विच कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। ये रिएक्शन है, देखो सेकंड वाला, दिस इज अवर बॉक्साइट। आपने NaOH मिक्स किया तो बॉक्साइट मतलब Al2O3 NaOH में डिसॉल्व हो गया। क्लियर है? तो ये रिएक्शन पहले भी देख चुके हैं अपन। ठीक है, ये रिएक्शन, तो आपका और डिसॉल्व हो गया, इंप्यूरिटी अनडिसॉल्व, फिर क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन करके इंप्यूरिटी हट गई। अब अपना अगला काम यह है कि जो Al2O3 को डिसॉल्व कर दिए थे उसको फिर से क्या करना है, अनडिसॉल्व करना है ना। तो क्या करेंगे उसके लिए, द फिल्ट्रेट इज देन स्टर्ड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ AlOH थ्राइस। हम AlOH थ्राइस के साथ उसको स्टर करेंगे। इट एक्ट्स एज अ सीडिंग एजेंट एंड हेल्प इन क्विक प्रेसिपिटेशन। वो वापस से जो चीज डिसॉल्व हो गई थी ना उसको अनडिसॉल्व कर देगा। और कुछ ऐसा होगा, आप इसको मिक्स कर दिए, AlOH थ्राइस जो प्रेसिपिटेट हुआ है उसको आपने हीट किया और आपको Al2O3 वापस मिल गया। समझ रहे, ये दो रिएक्शन, टोटल 3 रिएक्शन हो गए। पहले आपको अपने बॉक्साइट ओर को NaOH में मिक्स करके ये रिएक्शन लिखना है। ये जो भी आएगा है ना, इसको और हीट करोगे तो आपको AlOH थ्राइस एज अ प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, और इसको फिर से हीट करोगे तो आपको Al2O3 वापस मिल जाएगा। जो Al2O3 डिसॉल्व हो गया था वो आपको फिर से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 3 रिएक्शन हो करके आपका बेयर्स प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, देखो इंप्यूरिटी क्या होती है, आयरन 3 ऑक्साइड इज प्रेजेंट एज इंप्यूरिटी इन बॉक्साइट। बॉक्साइट जब भी आपको, जिस भी पहाड़ से आपने बॉक्साइट निकाला होगा उसमें थोड़ा बहुत आयरन 3 ऑक्साइड भी होता है, तो उसको आप मतलब फिल्टर करके रिमूव कर दोगे, क्योंकि वो NaOH में डिसॉल्व नहीं होगा, तो इट विल बी फिल्टर्ड आउट। क्लियर है? तो ये प्रोसेस हुआ आपका सारा कंसंट्रेशन है। तो 4 मेथड देखे अपन, पहला वॉशिंग विथ वाटर, सेकेंड फ्रोथ फ्लोटेशन, थर्ड मैग्नेटिक सेपरेशन, एंड फोर्थ लीचिंग केमिकल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। एक बार अगर आपका ओर कंसंट्रेट हो गया है, पहला हमने क्रश किया, ग्राइंड किया, फिर उस क्रश्ड ओर को हमने साफ भी कर दिया अलग अलग मेथड्स यूज करके। अब उस साफ ओर को, है ना, उस साफ ओर में से मेटल को बाहर निकालना है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। सेकेंड प्रोसेस क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ द क्रश्ड ओर। पहले पहले स्टेप से तो आपको क्रश्ड ओर मिला ना, तो उसका आपने कंसंट्रेशन किया। अब सेकेंड स्टेप के बाद आपको कंसंट्रेटेड ओर मिल रहा है, तो उसमें से हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, मेटल को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो फॉलोइंग स्टेप्स यूज करेंगे। पहला क्या है, कन्वर्जन ऑफ द कंसंट्रेटेड ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। देखो हमने कल लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि Fe2O3 में से Fe कैसे बाहर निकालोगे, पूछा था ना क्वेश्चन। तो किसी एक ने बोला था कि रिड्यूस करेंगे। क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल तो रिडक्शन ही कहलाता है। अगर आपने यहां से ऑक्सीजन रिमूव कर दिया यानी कि Fe अकेला हो गया, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन। एम आई क्लियर? पर रिडक्शन ना ऑक्साइड ओर का सबसे अच्छे से होता है। ऑक्साइड्स कैन बी रिड्यूस्ड मोर इजली देन एनी अदर एलिमेंट। तो अगर हमारा ओर ऑक्साइड नहीं है तो पहले उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। समझ रहे हैं? जैसे अगर आपका ओर सल्फाइड है या आपका ओर कार्बोनेट है, तो इनको सल्फाइड में पहले सॉरी ऑक्साइड में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? देखिए ऑक्साइड का रिडक्शन इजियर होता है। आप ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव कर दो, आपको मेटल मिल जाएगा। पर FeS में से S को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है।
FeCO3 में से कार्बन और ऑक्सीजन को रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ऑक्साइड में। दोनों को Fe2O3 बनाना है, सुन रहे हैं क्या, और फिर रिड्यूस कर देंगे। तो उसके लिए दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है कैल्सिनेशन और एक होता है रोस्टिंग। किसको कब यूज करना है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब क्या होता है ना, कैल्सिनेशन में हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीटिंग करते हैं ओर को, समझना ध्यान से। एक आपके पास सल्फाइड ओर है, एक आपके पास कार्बोनेट ओर है, ठीक है। दोनों को कन्वर्ट किस में करना है, ऑक्साइड ओर में। आप तो ये समझ गए ना करना क्या है। तो इसमें से क्या करना है, एस को हटाना है और ओ को ऐड करना है, करेक्ट। और इसमें से सिर्फ कार्बन हट जाए, काम हो जाएगा। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन तो पहले से ही है, इसके पास नहीं है ना ऑक्सीजन, तो इसको आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा ताकि उसको ऑक्सीजन मिल जाए। तो उसके लिए अपन करते हैं रोस्टिंग, क्योंकि रोस्टिंग जो है ना वो होती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और कैल्सिनेशन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में, या एकदम लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में। तो आपको यहां पे वैसे भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है ना, सिर्फ कार्बन हटाना है। इधर आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो इसलिए ऐसा हीटिंग करेंगे जिसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, यानी रोस्टिंग। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, सी फॉर कार्बोनेट, सी फॉर कैल्सिनेशन, याद रहेगा ऐसे, कि कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन करेंगे तो ऑक्साइड मिल जाएगा, सल्फाइड ओर का रोस्टिंग करेंगे तब ऑक्साइड मिलेगा। एम आई क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है ना, इसमें डिफरेंशिएशन भी आता है कि डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन हम किसके लिए करते हैं, कार्बोनेट ओर के लिए, और रोस्टिंग किसके लिए करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए, क्योंकि सल्फाइड ओर के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो इट हैज टू बी हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ताकि उसको ऑक्सीजन मिल जाए। और कार्बोनेट के पास तो पहले से ऑक्सीजन है, बस कार्बन हटाना है, तो वहां बिना ऑक्सीजन के भी काम चल जाएगा। एम आई क्लियर। चलो तो वापस पीछे आते हैं। कैल्सिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर यानी ऑक्सीजन। फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस, क्या होगा, कार्बोनेट और ऑक्साइड बन जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा, आप हीट करोगे तो जाहिर सी बात है पानी हट जाएगा, पूरा इवेपोरेट हो जाएगा। वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव, आपका जो भी कार्बन होगा ना इसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा, उसी को बोल रहे हैं वोलेटाइल इंप्योरिटीज, जो इवेपोरेट हो जाएंगी। वोलेटाइल मतलब क्या होता है, विच कैन बी इवेपोरेटेड, एंड नॉन वोलेटाइल मतलब विच कैन नॉट बी इवेपोरेटेड, ठीक है। तो ये आपका कैल्सिनेशन हुआ। एग्जाम्पल, जिंक कार्बोनेट या आयरन कार्बोनेट, क्या किए, बस एरो मार के कैल्सिनेशन लिख दिए, प्लस O2 मत लिख देना, प्लस O2 हम यहां लिखेंगे, इसमें रोस्टिंग में, सुन रहे हैं। आपको क्या मिल गया, मिल गया ऑक्साइड, FeO भी चलेगा, FeO भी ऑक्साइड है, समझ रहे क्या। मैंने जो वहां बनाया था वो Fe2O3, वो फेरिक ऑक्साइड था, ये फेरस ऑक्साइड है, हमको तो आयरन से मतलब है ना, ठीक है। तो FeO मिल गया, ZnO मिल गया, क्लियर है। अब इसका रिडक्शन कर देंगे तो Fe मिल जाएगा। एम आई क्लियर। और क्वेश्चन कई बार आता है कि हम क्यों कर रहे हैं रोस्टिंग कैल्सिनेशन, डायरेक्टली रिडक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उसका एक ही आंसर होगा कि ऑक्साइड्स को रिड्यूस करना इजियर होता है इन कंपैरिजन टू कार्बोनेट या सल्फाइड्स, ठीक है। चलो सेकंड रोस्टिंग देखते हैं, ये किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कंसंट्रेटेड और स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, क्योंकि इनको ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है। जितना भी सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा, और ऑक्सीजन आपके मेटल के साथ ऐड होकर के मेटल ऑक्साइड बना लेगा, क्लियर है। हाँ, तो ये अपन को समझ में आना चाहिए हमने रोस्टिंग किसके लिए की और कैल्सिनेशन किसके लिए किया है। अब एक बार अगर आपको फर्स्ट स्टेप से मेटल ऑक्साइड मिल गया, अब हम क्या करेंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे मेटल में, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द, अब इसमें भी देखो क्या होता है ना, आपका मेटल कितना रिएक्टिव है उसके हिसाब से हम अलग अलग तरीके से उसको मेटल को बाहर निकालते हैं। तो पहला तरीका है एक्सट्रैक्टिंग मेटल लो इन रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि मर्क्यूरी, जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे की तरफ है, जिनकी रिएक्टिविटी कम है, उनको आप डायरेक्ट हीट कर दोगे ना तो भी आपको मर्क्यूरी मिल जाएगा, दिख रहा है। हमने यहाँ पे कोई रेड्यूसिंग एजेंट नहीं लिया रेड्यूस करने के लिए, रेड्यूस करने के लिए रेड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ता है ना। अगर आपको किसी चीज को रेड्यूस करना है तो यू हैव टू टेक रेड्यूसिंग एजेंट जो उसको हेल्प करेगा रिडक्शन करने में। तो यहाँ बिना रिडक्शन या बिना रेड्यूसिंग एजेंट के आपका सिर्फ हीट करने से आपको
मेटल मिल जाएगा। देखो मिल गया मर्क्यूरी, HgO से आपने Hg बाहर निकाल लिया। एम आई क्लियर? तो ये अपन कब यूज करेंगे? जब हमारा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में लो में है, मतलब नीचे आता है। अगर वो बीच में है, मिडिल ऑफ द सीरीज है, तो हमें कुछ रेड्यूसिंग एजेंट्स लेने पड़ेंगे, लाइक कार्बन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। These metal oxides are reduced to free metal by reducing agents like carbon, aluminum, etc. जैसे कि ये हो गया आपके ZNO से कार्बन के साथ रिएक्ट करा, ये आपको जिंक मिल गया। दिस इज द reducing एजेंट। अगेन कार्बन एज अ reducing एजेंट, आयरन में से आपका ऑक्सीजन बाहर, Fe बच गया। लेड ऑक्साइड में से कार्बन लिए, लेड बाहर, कार्बन अलग। समझ रहे हैं क्या? तो यहां पे तीनों जगह कार्बन क्या है? एज अ रेड्यूसिंग एजेंट, और उसने क्या कर दिया? ऑक्सीजन को यहां से रिमूव कर दिया। समझ गए क्या? ऑक्सीजन का रिमूवल मतलब रिडक्शन। क्लियर है ये? हाँ, बस एक डिसएडवांटेज है कार्बन को यूज करने का, कि कार्बन जब जलेगा तो वहां पे कुछ ना कुछ रेसिड्यू छोड़ देगा, एश, है ना, कुछ इंप्यूरिटीज छोड़ देगा। तो वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कार्बन इज दैट स्मॉल ट्रेसेस ऑफ कार्बन आर एडेड टू मेटल एज इंप्यूरिटी। कुछ थोड़ा बहुत इंप्यूरिटी ऐड हो सकती है मेटल में बिकॉज ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इसलिए अपन कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। देखो इस स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड यूज किया है, Fe2O3 जो अपन ने कार्बन से रिड्यूस किया था, आप कार्बन मोनोऑक्साइड से भी रिड्यूस कर सकते हो। क्लियर है? एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम है थर्माइट प्रोसेस, जहां पे अपन ने देखो एल्यूमिनियम को यूज किया एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लिखा था अपन ने पीछे? यहाँ पे क्या क्या लिखे थे? कार्बन और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन वाले तीनों रिएक्शन समझ में आ गए, कार्बन का डिसएडवांटेज समझ में आ गया, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड यूज किए। ठीक है, हम चाहे तो एल्यूमिनियम को भी यूज कर सकते हैं। उस प्रोसेस को अपन कहते हैं एल्यूमिनोथर्मी या थर्माइट प्रोसेस, जिसको अपन वेल्डिंग के लिए भी यूज करते हैं, बिकॉज बहुत सारी हीट जनरेट होती है इस प्रोसेस में, जिसकी हेल्प से हम मेटल को पिघला सकते हैं। तो क्या लिया अपन ने? देखो MnO2 प्लस Al, तो क्या होगा? MnO2 में से O2 गायब, Mn अकेला, और Al2O3 हो गया रेड्यूस। MnO2 इज रेड्यूस टू व्हाट? Mn। अरे ऑक्सीजन रिमूव हो गया ना, तो किसका रिडक्शन हुआ है? MnO2 का। किस में हुआ है रिडक्शन? Mn में। किसने हेल्प किया है? Al ने। तो एल्यूमिनियम इज अ रेड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? तो ये दो टाइप के हो गए ना, एक कौन हो गया? लो रिएक्टिविटी वाले को सीधा हीट करेंगे, और मीडियम रिएक्टिविटी वालों के लिए अपन रेड्यूसिंग एजेंट्स यूज करेंगे। एक कौन बच गए? टॉप ऑफ द सीरीज, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो दीज मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड सॉल्ट। आप NaCl को पिघलाओ और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर लो, आपको सोडियम मिल जाएगा। यहां कोई रेड्यूसिंग एजेंट की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। बाय सुटेबल इलेक्ट्रोड, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। वही देखो, आप एक कंटेनर लोगे, ये रहा आपका फ्यूज्ड NaCl, एक्वस भी ले सकते हैं, बट एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा ना, वो पानी भी आ जाएगा, उसके भी आयंस आ जाएंगे। तो वो एक्वस ले लोगे तो फिर तो ब्राइन सॉल्यूशन आपका NaOH बन जाएगा, पर आपको तो Na चाहिए ना, तो एक्वस मत लेना। समझे मैंने क्या बोला? इससे क्वेश्चन क्या पूछा आप लोग, समझे क्या? उसने बोला सर NaCl को एक्वस ले लेंगे तो क्या होगा? तो NaCl एक्वस ले लोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस तो होगा, पर ये हमारा वही प्रोसेस है एसिड बेस सॉल्ट वाला, क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या प्रोसेस था? और इससे क्या बन रहा था? NaOH। हमको क्या NaOH बनाना है क्या? हमको तो Na अकेला चाहिए ना। इसका अपन क्या करेंगे? एक बीकर लेंगे, पिघला हुआ NaCl डालेंगे, जिसके पास दो ही आयन है, Na पॉजिटिव और कोई आयन है ही नहीं। दो इलेक्ट्रोड डुबा देंगे अंदर, एक को कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव से, दूसरे को नेगेटिव से। पॉजिटिव वाला एनोड, नेगेटिव वाला कैथोड। तो जितना भी Na पॉजिटिव है वो जाएगा कैथोड के पास, Na पॉजिटिव के पास, वहां जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na बन के चिपकता जाएगा। समझ रहे हैं क्या? इस तरीके से आपको Na मिल जाएगा। देखो रिएक्शन, Na पॉजिटिव गया वहां पे कैथोड के पास, इलेक्ट्रॉन गेन किया और Na बन गया। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो Na बनेगा ना। क्या बोलते हैं? देखिए Na पॉजिटिव कब बना था? इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो उसको अगर वापस Na बनना है तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, तो कैथोड में जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रिडक्शन। और क्लोराइड क्या करेगा? एनोड के पास जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यही तो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके इधर आ रहा है। समझे क्या आप? जो आपका क्लोराइड गया है,
ये क्लोराइड यहां गया, Cl नेगेटिव, वहां जाके एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और बन गया Cl। ओ मैडम कहां देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो क्या? Cl नेगेटिव में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, बन गया Cl, और ये इलेक्ट्रॉन ये वायर से ट्रैवल करके यहां आया और Na पॉजिटिव ने यही इलेक्ट्रॉन गेन करके Na बना। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से समझना, मॉल्टन NaCl लिए ताकि और कोई आयंस ना रहे, वरना अगर आप एक्वस NaCl लेते तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी होता, तो अल्टीमेटली आपको प्रोडक्ट क्या क्या मिलते, H2 और Cl2 मिल जाता एनोड और कैथोड में, और ये NaOH बन जाता। तो हमें NaOH नहीं बनाना है। अगर एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर पढ़ रहे होते तो NaOH बनाते। एम आई क्लियर? पर अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हमें मेटल अकेला चाहिए, तो उसके लिए मुझे NaCl से Na बस चाहिए अकेला, तो मैं मॉल्टन फॉर्म में लूंगा, फ्यूज्ड फॉर्म में लूंगा। इसलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, इन द फ्यूज्ड स्टेट। फ्यूज मतलब मॉल्टन फॉर्म, फ्यूजन है ना। मेल्टिंग का एक और नाम क्या होता है, फ्यूजन। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्लियर है। क्लोरीन भी मिल गया, देखो मिला ना, देखो। अब अगर Na पॉजिटिव अलग हुआ तो Cl भी तो अलग ही हो गया ना, तो Cl जाकर के ऑक्सीडाइज होकर Cl बना, ऐसे दो Cl मिलके क्लोरीन बन गए। ठीक है, तो यहां पे आपको एक एनोड में आपको क्लोरीन गैस मिलेगी और कैथोड में आपको सोडियम चिपका हुआ मिलेगा। ठीक है, लास्ट प्रोसेस, 3 स्टेप हो गए हमारे। कौन कौन से, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, कंसंट्रेशन भी हो गया और मेटल बाहर भी आ गया। अब उस मेटल को साफ करना है, क्योंकि जो मेटल आया है ना, अभी भी वो कंप्लीटली 100% प्योर नहीं है, उसमें अभी भी थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज है, तो उसको रिमूव करना है। तो उसको कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। पहले हमने ओर साफ किया था, मेटल साफ नहीं किया था। पहले क्या साफ किए थे, ओर, फिर उस ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करके रिड्यूस किए, तो मिल गया मेटल। अब इस मेटल को साफ करना है, तो रिफाइनिंग, दिस इज अवर 4th स्टेप, है ना। पहला क्रशिंग और ग्राइंडिंग हो गया, सेकंड कंसंट्रेशन भी हो गया, थर्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर भी हो गया। अब उस मेटल को साफ करना है। ठीक है, द मेटल ऑब्टेन्ड आफ्टर रिडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इज यूजुअली इम्प्योर, मतलब वो जो मेटल मिला है वो पूरी तरीके से प्योर नहीं है, वो अभी भी उसमें इंप्योरिटीज है, एंड इज नोन एज क्रूड मेटल। क्या बोलते हैं उसको, क्रूड मेटल। मतलब है वो कॉपर, मान लो कॉपर आपने एक्सट्रैक्ट किया है, तो है वो कॉपर, बट उसमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज अभी भी है, तो वो क्रूड कॉपर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रूड कॉपर। जैसे हम वो, हाँ, पेट्रोलियम को भी जो आता है वो अपन उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं ना, क्योंकि वो इम्प्योर है। क्यों इम्प्योर है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है। फिर आप उसको अलग अलग करते हो, पेट्रोल अलग, डीजल अलग, केरोसिन अलग, है ना, नेफ्थलीन अलग, वैक्स अलग, तो वो क्या कहलाता है, क्रूड ऑयल, क्योंकि वो भी इम्प्योर है। तो वैसे यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं उसको, क्रूड मेटल। मेटल तो है, बट अभी भी उसमें थोड़ी बहुत इंप्योरिटी है, जो अपन फाइनल रिफाइनिंग से हटाने वाले हैं। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग द क्रूड मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। क्लियर है? अब देखो, एक प्रोसेस होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिफाइनिंग में, वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। फिर से इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, देखना क्या कर रहे हैं अपन यहाँ पर। चलो उस डायग्राम में समझ में आएगा, मैं फिर से बना रहा हूं। आपने अगेन बीकर लिया, इलेक्ट्रोलिसिस है तो बीकर तो लेना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, उसमें आप एक इलेक्ट्रोलाइट भी लोगे, लिक्विड, जो कंडक्टिंग करने वाला है अंदर, क्योंकि बाहर तो आप वायर लगा देते हो, अंदर कौन करेगा कंडक्टिंग, वो लिक्विड आयंस। ठीक है, अगेन बैटरी भी ले लिए, एक हमारे इलेक्ट्रोड्स भी ले लिए। ठीक है, कौन सा एनोड है कौन सा कैथोड है, तो आपका लेफ्ट अलग है क्या, ये एनोड है और ये कैथोड है। जो नेगेटिव से है वो कैथोड और जो पॉजिटिव से है वो एनोड, करेक्ट। अब ध्यान दे देना कि ये इलेक्ट्रोड्स किसके बने होने चाहिए। जिसको हमें साफ करना है ना, उसको एनोड में रखेंगे और उसका साफ वाला वर्जन कैथोड में रखेंगे। मतलब मुझे, मेरे पास है क्रूड कॉपर, क्या है मेरे पास, क्रूड कॉपर, और मैं एक प्योर कॉपर का भी एक प्लेट लेके रखूंगा अपने पास। ये दोनों है मेरे पास, इसके स्लैब बना बना के एनोड पे लटकाते जाएंगे और इसका स्लैब अपन कैथोड में लटका देंगे। समझ रहे हैं? कहने का मतलब एनोड किसको बनाना है, इम्प्योर वाले को, और कैथोड किसको बनाना है, प्योर वाले को। ठीक है, और ये जो अपन ने इलेक्ट्रोलाइट लिया ना, ये भी कॉपर का ही होगा। हम जनरली ले लेते हैं एक्वस कॉपर सल्फेट। क्या ले लेते हैं, एक्वस कॉपर सल्फेट। ठीक है, हमारा रेडी है सेटअप पूरा। अब जैसी इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी, जैसी इलेक्ट्रिसिटी ऑन होगी तो क्या होने वाला है पता है,
इस एनोड से कॉपर निकल निकल के कॉपर आयन बन के बाहर आते जाएगा। यानी क्या हो रहा है जब समझना, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Cu2 पॉजिटिव बन के बाहर आते जाएगा। समझ रहे हैं? और ऑलरेडी कॉपर 2 पॉजिटिव तो पहले भी था ना, यहां पे कॉपर सल्फेट तो है, तो कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट आयन दोनों है यहां पे। तो ये जितने भी कॉपर 2 पॉजिटिव आ रहे हैं वो कहां जाएंगे? कैथोड में। और कैथोड में यही कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करेगा? वापस से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर बन के यहां चिपकता जाएगा। तो क्या हो रहा है पता है आपको? ये इम्प्योर कॉपर में से कॉपर निकल रहा है और प्योर में आके चिपकता जा रहा है। और जितनी भी इंप्योरिटी होगी ना, वो नीचे गिर के यहां पे एक ढेर बना लेगी, हीप। क्या बना लेगी? हीप। और इसको अपन नाम देते हैं एनोड मड। क्या बोलते हैं? जो कि डिसॉल्व होके इस टाइप का कॉपर 2 पॉजिटिव नहीं बन पाया, तो वो नीचे जमा हो जाएगा और एक एक करके कॉपर 2 पॉजिटिव यहां से निकलेगा, यहां चिपकता जाएगा। आप कुछ समय बाद देखोगे कि ये वाली जो रॉड है ना, वो धीरे धीरे पतली होती जाएगी, कुछ देर में गायब हो जाएगी। ये रॉड धीरे धीरे मोटी होती जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉपर आकर के चिपकता जा रहा है ना उसमें, तो जाहिर सी बात है ये इसकी थिकनेस बढ़ेगी और ये धीरे धीरे पतली होती जाएगी। एम आई क्लियर? क्योंकि उससे कॉपर निकलता जा रहा है ना। आप उसी इम्प्योर कॉपर को तो प्योर करना चाह रहे हो। आपने इम्प्योर कॉपर को टंगा दिया एनोड में, वहां से वो निकलता गया और प्योर कॉपर में जाके चिपकता गया, और जो भी इंप्योरिटी बच गई वो नीचे जाके सेटल डाउन हो गई। क्लियर है? तो रिएक्शन यही दोनों होते हैं। एनोड में क्या हो रहा है? ये वाला एनोड में हुआ है और ये वाला कैथोड में। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप अपन ने ये प्रोसेस भी देखा, इसके पहले एक और इलेक्ट्रोलिटिक वाला प्रोसेस देखा। हमेशा एनोड में ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में रिडक्शन होता है। हमेशा एनोड में देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हो रहा है। वहां भी यही हो रहा था, देखना जो हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया था ना NaCl का। देखो Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, रिडक्शन कहां हुआ? कैथोड में। Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज किया, Cl बना, क्या हुआ? ऑक्सीडेशन कहां हुआ? एनोड में। तो एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड में हमेशा रिडक्शन। AOCR करके याद रखना कि एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है। ठीक है, क्लियर है प्रोसेस? इसको रीड भी करते हैं और एक बार फिर से इस डायग्राम को आप लोग देखते जाना। ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ही कर रहे हैं अपन, तभी तो नाम पड़ा इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। in this metal in this method, crude metal is cast into thick rods and are made as anode. क्रूड मेटल जो अपन को मिला ना थर्ड स्टेज से, उसको बड़ी बड़ी मोटी मोटी रॉड बनाओ और एनोड बना दो। वही लिखा हुआ है, द क्रूड मेटल इज कास्टेड इनटू थिक रॉड्स एंड आर मेड एज एनोड्स, while the thin sheets of, और इसको पतला लेंगे, इसको प्योर वाले को, क्योंकि उसमें तो वैसे भी चिपक के वो मोटा होने वाले। तो थिन शीट लेंगे कॉपर, प्योर कॉपर की, एज कैथोड। ठीक है, एन एक्वस सोल्यूशन, जिस मेटल को अपन प्यूरिफाई कर रहे हैं उसी का सॉल्ट सोल्यूशन लेना है। तो अपन यहां पे किसको ले रहे हैं? कॉपर को। तो कॉपर सल्फेट का ही सोल्यूशन ले लिए, एक्वस। एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सम सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल इज यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ऑन पासिंग करंट, जैसे हमने करंट पास कराया थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड, एनोड में जितना भी प्योर मटेरियल था वो डिसॉल्व होते जाएगा इलेक्ट्रोलाइट में। द प्योर मेटल फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, और वो प्योर मेटल आके कैथोड में डिपॉजिट होता जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शंस क्या क्या हो रहे हैं एनोड में? ये रिएक्शन और ये वाला जो रिएक्शन है ये कैथोड में हो रहा है। यहाँ कैथोड लिखा नहीं है, वरना ये रिएक्शन कहां हो रहा है? कैथोड में। तो आपको धीरे धीरे कैथोड थिक होती हुई नजर आएगी और एनोड थिन होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो देखो इंडस्ट्री में जब ये प्रोसेस करते हैं ना, तो एक बार में कोई एक ही रॉड नहीं लेते हैं। सुन रहे हो क्या? इंडस्ट्री में तो बड़ा काम हो रहा है ना, बहुत सारी कॉपर रॉड एक साथ उनको प्यूरिफाई करनी है, तो क्या करते हैं? एक बड़ा सा टैंक लेते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे एनोड्स लेते हैं। ये एक एनोड हो गया, ये एक एनोड हो गया, ये आपका दूसरा एनोड, तीसरा एनोड, ये चौथा एनोड और ये पांचवा एनोड। ऑल आर कनेक्टेड टू पॉजिटिव सप्लाई, और नेगेटिव सप्लाई से हमने कैथोड ले लिया जिसकी हमने थिन शीट्स को हैंग कर दिया। रेक्टेंगुलर शीट्स है ना ऐसा,
ये बड़े बड़े मोटे मोटे स्लैब्स हैं और वो पतली पतली शीट्स हैं प्योर वाली। तो ये आपकी ऐसी शीट्स टंगा दिए, ठीक है, और कॉपर सल्फेट भर दिए पूरा। तो क्या होगा, एक साथ 1 2 3 4 5 रॉड प्यूरिफाई हो जाएंगी। समझ रहे हैं? वहां एक एक करके थोड़ा चेंज करते रहेंगे। एक बार में 5 रॉड डाले, प्यूरिफाई हुआ, निकाले, फिर रिप्लेस किए, 5 रॉड फिर डाले, फिर डाले। समझ रहे हैं क्या कर रहा हूं? ये डायग्राम और एक पूरा वही बना हुआ है ना, ये मैंने, ये हैंडमेड डायग्राम है जो पीछे बना हुआ है ये वाला, और यही उसका एक फोटो है। बैटरी, इम्प्योर कॉपर को एनोड बनाना है ना, प्योर कॉपर को कैथोड बनाना है, और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। क्लियर है? और जो नीचे जमा होता है वो क्या है? एनोड मड। देखो एनोड मड से याद रहेगा सारी चीजें। कैसे? तो मैं कैसे याद रखता हूं कि एनोड मड याद है अगर आपको, तो एनोड से मड निकला है, यानी कि एनोड इम्प्योर है। समझ गए क्या? तभी तो नाम एनोड मड दिए ना। कैथोड से निकलेगा तो ना नाम एनोड मड देंगे। तो एनोड मड अगर याद रहेगा आपको, तो आपको चीजें याद रहेंगी कि हमको प्योर किसको बनाना है, इम्प्योर। अगर आप उल्टा रख दिए ना रॉड को, तो उल्टा हो जाएगा, प्योर वाला आके इम्प्योर में चिपक जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपने गलती से, अगर आपको नहीं याद आ रहा है और आपने प्योर को टंगा दिया एनोड में और इम्प्योर को टंगा दिया कैथोड में, तो प्योर वाला कॉपर निकल निकल के चिपकता जाएगा इम्प्योर कॉपर में। उल्टा होगा। ये करने से क्या, अपन अपन तो इम्प्योर को प्योर बना रहे थे ना, आपने तो उल्टा कर दिया, आपने तो प्योर को इम्प्योर बना दिया और काम बढ़ गया। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये याद रखेंगे कि एनोड हमेशा इम्प्योर होना चाहिए और कैथोड प्योर होना चाहिए। और याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, एनोड मड याद रखो, उससे याद रहेगा कि एनोड से मड निकला है, मतलब एनोड गंदा वाला है, इम्प्योर है। एम आई क्लियर? ये पूरा प्रोसेस क्लियर है? वही चीज है जो पीछे लिखी हुई है। एनोड को क्रूड वाला लेना है, कैथोड को प्योर लेना है, इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन एनोड में जो हो रहा है ऑक्सीडेशन, और कैथोड में हो रहा है, देखो एट एनोड ऑक्सीडेशन, एट कैथोड रिडक्शन, एओसीआर। ठीक है? एज द प्रोसेस, जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, इम्प्योर एनोड गोज ऑन डिसॉल्विंग एंड बिकम्स थिनर एंड थिनर। इम्प्योर कॉपर धीरे धीरे पतला होते जाएगा। तो आपको हर कुछ समय के बाद उस रॉड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एनोड खाली हो जाएगा। फिर कहां से डिसॉल्व होगा? फिर आप उसको बाहर निकालोगे, नई रॉड लगाओगे, फिर डुबा दोगे, फिर वही प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है? उठा तो चलिए सेकेंड मेथड देखते हैं प्यूरिफिकेशन का। सॉरी, ये है लिक्वेशन। अगेन इसमें अपन वाटर यूज करेंगे और थोड़ा सा मतलब मेटल को पिघला करके उसको प्यूरिफाई करेंगे। देखो कैसे। दिस मेथड इज यूज फॉर रिफाइनिंग द मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, सच एज टिन, लेड या बिस्मथ। It is based on the principle that the metal to be refined is easily fusible, but the impurities do not. मतलब आप मेल्ट करना चालू करोगे तो मेटल पिघल जाएगा, इंप्यूरिटीज नहीं पिघलेंगी। ठीक है? तो एक लिक्विड हो गया, एक आपका सॉलिड है, आप अलग कर सकते हो फिर उसको। इम्प्योर मेटल इज प्लेस्ड ऑन द स्लोपिंग हर्थ। इस टाइप का स्लोपिंग हर्थ रहेगा। देखो यहाँ पे आपने इम्प्योर मेटल को डाला, गर्म किए, तो जितना भी मेटल पिघलते जाएगा वो बह के नीचे आके यहाँ कलेक्ट होता जाएगा और इंप्योरिटी ऊपर रह जाएंगी। So impure metal is placed on the sloping hearth of the furnace and is heated. The metal melts, metal melt हो जाएगा and flows down to the bottom of the sloping hearth. The solid impurities whose melting point is high are left behind on the hearth. ठीक है? हर्थ मतलब वो भट्टी जैसा जहां पे आप मेटल को पिघला रहे हो। ठीक है? तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए ताकि वो पिघल के पहले ही बाहर आ जाए और इंप्यूरिटी वहीं रह जाए। और एक है डिस्टिलेशन। दिस इज यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल मेटल जो वेपराइज हो जाते हैं, सच एज मर्क्यूरी हो गया, जिंक हो गया। इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज हीटेड स्ट्रांगली इन अ वेसल। द प्योर मेटल वेपराइज हो जाएगा और उसको वेपर को अपन कंडेंस कर लेंगे, फिर से मेटल के फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा सेपरेटली इन अ रिसीवर टू गेट प्योर मेटल। जैसे अपन डिस्टिलेशन करते हैं ना दो लिक्विड का, कि दो लिक्विड को बॉईल करेंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले पहुंचेगा वो पहले वेपराइज हो जाएगा, उसको कंडेंस करके अलग कर लेंगे, और दूसरे लिक्विड का तो बॉइलिंग पॉइंट अभी तक पहुंचा ही नहीं। तो यहां भी वही है कि आपका जो
मेटल है वो वोलेटाइल नेचर का है, तो वो इवेपोरेट होके वेपर बन जाएगा, उस वेपर को ठंडा करके वापस से लिक्विड बना देंगे, कंडेंस कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स आपके प्यूरिफिकेशन के मेथड्स हैं। ये पूरा समरी है जो भी अपन ने पढ़ा ना। 3 अलग अलग टाइप के मेटल के लिए, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी। क्रश ग्राइंड तो सभी को करोगे, कंसंट्रेशन करने के लिए कंसंट्रेशन भी सभी का करोगे, उसके बाद थोड़ा चेंजेस आ जाता है कि अगर हाई रिएक्टिविटी वाला है तो अपन सीधा इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, हमें प्योर मेटल मिल जाएगा, जैसे NaCl का किए थे, लिए थे ना, फ्यूज्ड NaCl लिए थे, उससे अपन को Na मिल गया था। तो हाई रिएक्टिव वाले वैसे भी आपको ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, लो वाले के लिए क्या कर रहे थे, लो वाला अगर देखो सल्फाइड हो रहे तो रोस्टिंग करेंगे, उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, मेटल में मिल जाएगा रिडक्शन करने के बाद, और फिर रिफाइनिंग करेंगे तो प्योर मेटल मिल जाएगा। मीडियम रिएक्टिविटी वाले कार्बोनेट भी हो सकते हैं, सल्फाइड भी हो सकते हैं। लो रिएक्टिविटी वाले सल्फाइड ही होंगे, मीडियम रिएक्टिविटी वाले सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों हो सकते हैं। तो कार्बोनेट वाले का क्या करोगे और सल्फाइड वालों का रोस्टिंग, तो आपको क्या मिल जाएगा, मेटल ऑक्साइड। फिर उसका क्या करोगे तो मेटल मिल जाएगा, फिर क्या करोगे प्यूरिफिकेशन, तो आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। तो ये फ्लो चार्ट है। तो कई बार ये फ्लो चार्ट पूछा है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन या मेटलर्जी यूजिंग अ फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट में सब चीजें लिखी दी है, 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, ओर को क्रश करने के बाद, कंसंट्रेट करने के बाद 3 अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया उसको, कि किसको कैसे रिड्यूस करके रिफाइन करना है, सब अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, एक और लास्ट टॉपिक था आपका एलॉय एंड एमालगम। एलॉयज क्या होते हैं, अलग अलग मेटल्स का मिक्सचर। और हम क्यों करते हैं एलॉइंग, ये समझना, हम अपने मेटल की कुछ प्रॉपर्टी को सुधारने के लिए एलॉइंग करते हैं। जैसे आपको पता है ना कि आयरन में जंग लगती है, कोरोजन होता है, तो अगर अपन आयरन का एक एलॉय बना दे कार्बन और कोई कोई मेटल के साथ, तो अपन उसको स्टील में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि रस्ट नहीं होता। तो ऐसे करके हमने उसकी रस्टिंग की प्रॉपर्टी को सुधार दिया। सुन रहे हैं? और तो पहला देखो वही लिखा हुआ है, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलॉय। एलॉय होता क्या है, बेसिकली होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल और मेटल एंड अ नॉन मेटल। तो पहला तरीका मतलब पहला ऑब्जेक्टिव कि हम एलॉय क्यों करते हैं, कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू कोरोजन। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील जो कि आयरन, क्रोमियम और निकल का बना है, इज प्रिपेयर्ड विच हैज मोर रेजिस्टेंट टू कोरोजन देन द आयरन। आयरन में जंग जल्दी लग जाएगा बट स्टील में नहीं लगेगा, तभी तो नाम है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, दूसरा क्या होता है, हार्डनेस बढ़ाने के लिए। जैसे स्टील काफी हार्ड होता है, विच इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो कार्बन डालने से आयरन क्या हो गया, और ज्यादा हार्ड हो गया, तो अपन ने उसकी हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी को इंप्रूव किया। ऊपर उसकी क्या प्रॉपर्टी को इंप्रूव किए, रेजिस्टेंस टू कोरोजन को बढ़ाया हमने, यहां हमने उसकी हार्डनेस बढ़ाई। कई बार टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम को, मैंने अपन उस दिन पढ़ रहे थे ना कि एल्यूमिनियम लाइटर होता है, अपन एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, तो उसका अपन एलॉय बना के यूज करते हैं ताकि वो लाइटर भी रहे और स्ट्रॉन्ग भी रहे। तो मैग्नीशियम इज एन एलॉय ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, इट हैज ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ देन मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, एक होता है मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस करने के लिए, सोल्डर नाम का एक अलॉय होता है जिसको अपन सोल्डरिंग करने के लिए यूज करते हैं। वो उसमें आप थोड़ा सा भी गर्म कर दो ना, वो जल्दी पिघल जाता है, क्योंकि आपने टिन और लेड लिया है जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बट जब दोनों को मिक्स कर देते हो ना तो एक ऐसा अलॉय बनता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। तो आप इसको यूज करते हो फॉर सोल्डरिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन अ पीसीबी। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स जो होते हैं ना हमारे, मदर बोर्ड्स वगैरह, जो भी उसमें जो भी सारे कंपोनेंट्स सोल्डर होते हैं, आप देखते हो कि दाना दाना ऐसा टाइप का बना रहता है, तो एक्चुअली वो सोल्डर्ड हुआ रहता है, और वो जो मेटल आपको दिखता है सिल्वर कलर का, वो एक्चुअली सोल्डर है। ठीक है, एंड लास्ट है टू मॉडिफाई द केमिकल रिएक्टिविटी। हमें पता है सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और उसकी दूसरी तरफ मर्क्यूरी कम रिएक्टिव है, तो मर्क्यूरी और सोडियम का एक अलॉय बना दिए, तो उससे सोडियम की रिएक्टिविटी कम हो गई। द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम इज डिक्रीज्ड बाय मेकिंग एन अलॉय विद मर्क्यूरी सोडियम अमेल्गम। तो यहाँ पे लिखा है ना, देखो एलॉय एंड अमेल्गम, अमेल्गम भी एलॉय होता है, पर अमेल्गम में एक कंपोनेंट फिक्स है और वो है मर्क्यूरी। कहीं भी आपको अमेल्गम दिख रहा है मतलब समझ जाना कि उसमें एक मेटल तो मर्क्यूरी है। अब अगर सोडियम अमेल्गम है तो दूसरा मेटल कौन है, सोडियम। तो किसी भी मेटल को अगर आप मर्क्यूरी के साथ मिक्स करके एलॉय बनाओगे तो उसको अमेल्गम बोलते हैं। तो अमेल्गम भी एक तरह का एलॉय ही है, बट बस बात यह है कि उसमें एक
मेटल मर्क्यूरी फिक्स है, ठीक है। बाकी कुछ एलॉय के एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे स्टेनलेस स्टील में आयरन क्रोमियम निकल होता है, ब्रास में ब्रॉन्ज, ये ब्रास में कॉपर एंड जिंक है, ब्रॉन्ज आपने सुना होगा ब्रॉन्ज मेडल, उसमें कॉपर और टिन होता है। ये ड्यूरालुमिन, मैग्नीलियम, अल्निको, कॉन्स्टेंटन, जर्मन सिल्वर, तो ये सारे आपके अलग अलग टाइप के एलॉयज हैं और उनमें कौन कौन से मेटल मिक्स करके अपन ने उसको बनाया है। जनरली कुछ के नाम से आपको पता चल जाता है, जैसे कि अल्निको में क्या दिख रहा है, Al फॉर एल्यूमिनियम, Ni फॉर निकल, CO फॉर कोबाल्ट, समझ रहे हैं क्या? Fe के लिए नहीं लिए कुछ भी, ठीक है। बाकी देखो ये वाला पार्ट हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, कोरोजन, कोरोजन पढ़े थे ना, कोरोजन एंड रेंसिडिटी, कि मेटल्स कोरोड होते हैं बिकॉज दे रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर, और उसको बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रिवेंशन करने के लिए कोटिंग द मेटल विथ थिन लेयर ऑफ पेंट, वार्निश या ग्रीस। एक और प्रोसेस क्या था, गैल्वेनाइजेशन, हाँ जिंक का एक लेयर चढ़ा दो आयरन के ऊपर, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो जिंक उसको बचा लेगा, गैल्वेनाइजेशन, है ना। इसके अलावा एंटी रस्ट सॉल्यूशन भी यूज करते हैं अपन, एंटी रस्ट सॉल्यूशन आर यूज्ड, एलॉय करके भी अपन अभी तो किए थे ना, स्टील बना दिए थे उसको, तो कोरोजन कम हो गया, यानी कि खत्म हो गया। तो ये कुछ टेक्निक्स है जिससे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। कोरोजन क्या होता है अपन पढ़े, तो ये पैराग्राफ में वही लिखा हुआ है, ये कोरोजन यानी रस्ट का फॉर्मूला है, बस यही नई चीज है इसमें, है ना। रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3.2H2O, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इतना है ये चैप्टर, इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है। तो जिनका ये चैप्टर आ रहा है वो एक बार इस PDF को और अच्छे से पढ़ लेंगे, नोट्स प्रॉपर बना लेना, बाकी लोग भी बना लेंगे, क्वेश्चन आंसर हम बाद में देखेंगे, ठीक है, हाफ ईयरली के बाद। अभी मैं नेक्स्ट फ्राइडे को जो है एनवायरमेंट पढ़ाऊंगा आप लोग को, उसका नोट्स है मेरे पास प्रिंटेड फॉर्म में, वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा,